हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग व्यापार से साम्राज्य तक का जो चैप्टर है उसका थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि अंग्रेज़ों ने किस तरह धीरे धीरे करके भारत के क्षेत्रों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। स्टार्टिंग में जब वो आए थे तो बस थोड़ा सा ये रिक्वेस्ट करते हुए आए थे कि हमें थोड़ा सा जगह दे दीजिए जिससे हम अपना व्यापार कर सकें, और धीरे धीरे उन लोगों ने पूरे भारत पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। यहाँ पे एक मैप दिया हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं कि अंग्रेज़ों ने किस तरह भारत पर कब्जा कर लिया था। ये एक मैप है जो 1797 ईस्वी का है। इसमें जो लाल कलर से किया हुआ है वो दिखा रहा है कि ये जो क्षेत्र है उस टाइम अंग्रेज़ों के अधीन नहीं था, और ये जो येलो वाला क्षेत्र है वो दिखा रहा है कि उस टाइम वो अंग्रेज़ों के अधीन था। उस टाइम सिर्फ बनारस और कलकत्ता ही उसके अधीन था 1797 में। अगला मैप दिया हुआ है वो 1840 का भारत का मैप है। इसमें आप देख सकते हैं कि अंग्रेज़ों ने बनारस कलकत्ता से आगे आकर इधर सब मैसूर, ये सब जगह पे, इधर साउथ वाला एरिया, बहुत सारे जगह पर कब्जा कर लिया है। तीसरा जो मैप है उसमें देख सकते हैं कि ये 1857 का है। इसमें देख सकते हैं कि पूरे भारत पे ही कब्जा कर लिया, कुछ कुछ जगह को छोड़कर पूरे भारत में ही इन लोगों ने अपना शासन स्थापित कर लिया है। नए शासन की स्थापना। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। जो गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स, उन्होंने अपनी कंपनी को फैलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया था। वारेन हेस्टिंग्स के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बम्बई और मद्रास में भी सत्ता स्थापित कर चुकी थी। जो वारेन हेस्टिंग्स के समय आते आते कंपनी जो है बंगाल के साथ साथ बम्बई और मद्रास में भी अपना सत्ता स्थापित कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी। उस टाइम ब्रिटिश शासन में जो इकाइयों में बटा हुआ था उसको प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था, और जो उसमें शासन कर रहा होता था वो गवर्नर के पास होता था, वो गवर्नर होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वारेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खासतौर से उल्लेखनीय थे। 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। 1772 में एक नया न्याय व्यवस्था स्थापित किया गया। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालत होगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने एक नया न्याय प्रणाली स्थापित किया। वो बताएं कि हर जिले में 2 अदालत होगा, एक फौजदारी अदालत और एक दीवानी अदालत। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे, और दीवानी अदालत का जो मुखिया होता था वो यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। और मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्याएं करते थे। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी, और जो फौजदारी अदालत था अभी भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत ही थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। वो भले ही काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थे लेकिन वो भी कलेक्टर की निगरानी में ही काम करते थे। यहाँ पे बताया गया कि मीनिंग, काजी मीन्स एक न्यायाधीश होता था, मुफ्ती मीन्स मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानूनों की व्याख्या करता है। काजी इसी व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाता है। काजी का मतलब था एक न्यायाधीश होता था, और मुफ्ती होता था कि मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद होता जो कानूनों की व्याख्या करता था, और इसी को देख के काजी जो अपना फैसला सुनाता था। महाभियोग। जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगाया जाता था तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता है, इसे महाभियोग कहा जाता है। मतलब कोई व्यक्ति के खिलाफ अगर पता चलता था कि कोई दुराचार कर रहा है तो उसके खिलाफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स में मुकदमा चलता था, उसी को महाभियोग कहा जाता था। एक बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर देते थे। इस भिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का सौंपा गया। इसका एक होता था कि स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर देते थे वो लोग, पंडित तो ब्राह्मण धर्मशास्त्र लोग, तो उसके लिए उसको भिन्नता को खत्म करने के लिए और समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का सौंपा गया। एन बी हॉलहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया।
1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीली अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया और इसके अलावा कलकत्ता में अपीली अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। भारतीय ज़िले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था और भारतीय ज़िले में कलेक्टर जो है सबसे बड़ा ओहदा होता था। जैसा कि नाम से ही पता चलता है उसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना तथा न्यायाधीशों, पुलिसों, दारोगाओं की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना था। भारतीय जिला में सबसे बड़ा पद जो होता था वो कलेक्टर का होता है। नाम से ही पता चलता है कि वो क्या करता है, वो लगान लेते होंगे, कर इकट्ठा करते होंगे और वहाँ पे जो न्यायाधीश थे, पुलिस अधिकारी और दारोगा की सहायता से कानून व्यवस्था बनाए रखते थे। उसका कार्यालय कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया, जिससे पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिया। कंपनी की फौज। कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। जो कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार का नया विचार तो आया, लेकिन उसका असली जो सत्ता था उस सैनिक ताकत में ही थी। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार और पैदल सेना थी। मुगल फौज जो थे वो घुड़सवार और पैदल सेना थी। उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। उनके सेना को तलवारबाजी और तीरंदाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में सवारों का दबदबा रहता था और मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में सशक्त किसानों की बड़ी संख्या थी। ग्रामीण इलाकों में किसानों की बहुत बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों को ज़रूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया कराते थे और स्थानीय जो जमींदार थे उसको अगर मुगलों को अगर ज़रूरत पड़ता था पैदल सिपाही का, तो स्थानीय जो जमींदार थे वो मुहैया कराते थे। 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके पेशेवर सैनिक से प्रशिक्षण दिया जाने लगा, 18वीं सदी में जो वहाँ के जो लोकल किसान थे बनारस और अवध के, उन लोग को प्रशिक्षण दिया जाने लगा सैनिक का, तो यह सूरत बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसने भी यही तरीका अपनाया और ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपना सेना में भर्ती शुरू किया तो वो लोग भी यही तरीका अपनाया। अंग्रेज अपनी सेना को सिपॉय आर्मी कहते थे और अंग्रेज लोग अपनी सेना को सिपॉय आर्मी कहते थे। 1820 के दशक से जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की ज़रूरत कम होती गई और 1820 के दशक के बाद जैसे जैसे तकनीक बदलने लगा, नया नया तकनीक आने लगा, तो घुड़सवार वाला जो सैनिक था उसकी ज़रूरत कम होती गई। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था। वहाँ सिपाही मस्केट और मैचलॉक से लैस होते थे। वहाँ के जो सिपाही होती मस्केट मतलब तोड़ेदार बंदूक और मैचलॉक से लैस होते थे। कंपनी की सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था। कंपनी का जो सेना था वो बदलती आवश्यकताओं पर ध्यान रखना पड़ता था। मतलब पहले घुड़सवारी सैनिक से काम चल जाता था, लेकिन अब नहीं, अब के जो सिपाही होते थे वो मस्केट और मैचलॉक से लैस होते थे और अब उसकी पैदल टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। घुड़सवारी से ज़्यादा उनकी पैदल टुकड़ी महत्वपूर्ण होती जा रही थी। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे थे। 19वीं सदी के शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे थे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा और जो सिपाही हैं उन लोगों को अलग ढंग से अभ्यास और प्रशिक्षण दिया जाने लगा। अब उनका जीवन पहले से भी ज़्यादा नियंत्रित था। अब जो सिपाही है उनका जीवन पहले से ज़्यादा नियंत्रित था। इस कोशिश में कभी कभी समस्याएं भी आ जाती थी, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते थे। इस तरह में कभी कभी समस्या आ जाता था, क्योंकि कभी कभी अंग्रेज लोग जाति और समुदाय की भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते थे। भला लोग अपनी जातीय और धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे, और उस टाइम लोग अपना जाति और भावनाओं को इतना आसानी से कैसे छोड़ सकते थे और अंग्रेज उसको कभी कभी नज़रअंदाज कर देते थे। क्या वे खुद को अपने समुदाय का सदस्य मानने के बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते थे और अंग्रेज लोग उन लोग को अपना समुदाय का सदस्य मानने के बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते थे? सिपाही क्या महसूस करते थे, अपने जीवन और अपनी पहचान यानी वे कौन हैं, इस बात के एहसास में जो बदलाव आ रहे थे उनको सिपाहियों ने किस तरह देखा?
सिपाही क्या महसूस करते थे और उसके जीवन में अपनी पहचान और यानी वह कौन है, इस बात के एहसासों में जो बदलाव आ रहा था, उनको सिपाहियों ने किस तरह देखा। 1857 का विद्रोह में सिपाहियों की इस दुनिया की झलक दिखाता है और 1857 का जो विद्रोह है हमें सिपाहियों की दुनिया का झलक दिखाता है। इस विद्रोह के बारे में आप अध्याय 5 में पढ़ेंगे। 1857 के विद्रोह के बारे में आप अध्याय 5 में पढ़ेंगे। निष्कर्ष, ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। इस चैप्टर का जो निष्कर्ष है बताया गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी, स्टार्ट में व्यापार करने आई थी, लेकिन धीरे धीरे अपना सत्ता स्थापित करके एक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक के आने से यह प्रक्रिया और तेज़ हो गई। 19वीं सदी में यह प्रक्रिया और तेज़ हो गया। तब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 माह का समय लग जाता था और उस टाइम समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 महीने का समय लगता था। भाप से चलने वाले जहाज़ों ने यह यात्रा 3 हफ्तों में समेट दी और उन लोगों ने भाप से चलने वाले जहाज़ का खोज कर लिया। अब ये 2 से 3 हफ्ते में पहुंचा देता, जो 6 से 8 महीना लगता था अब 3 हफ्तों में आगे लगा वो लोग। इसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज़ और उनके परिवार भारत जैसे दूर से देश में आने लगे। पहले तो समुद्र मार्ग से वो लोग 6 से 8 महीने में आते थे, लेकिन जैसे ही वो लोगों ने भाप तकनीक विकसित की, अब वो यात्रा 3 हफ्तों में सिमट गई। इसकी वजह से बहुत से ज़्यादा अंग्रेज़ और उसके परिवार यहाँ पर आने लगे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग पर और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था और 1857 तक तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 63% पर अपना कंपनी स्थापित कर लिया था और 78% आबादी पर अपना शासन स्थापित कर लिया था। देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था और देश का जो और भाग था उसमें कंपनी का अप्रत्यक्ष तरह से प्रभाव था। इस प्रकार व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी और इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। तो इस चैप्टर में इतना ही। अब लोग अगला चैप्टर में और इसके बारे में देखेंगे। थैंक यू।